नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है विमर्श मंथन। और आज के इस अंक के हमारे अतिथि हैं आनंद कुमार। आनंद कुमार एक बीपीएससी क्वालिफाइड सीओ हैं और बिहार राजस्व सेवा संघ के अध्यक्ष के पद पे भी आसीन हैं। हम उनका स्वागत करना चाहेंगे इस एपिसोड में। स्वागत है। थैंक यू अजीत जी। आप से हमारा जो परिचय है वो काफी पुराना रहा और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपने आज विमर्श के इस कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा आपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और इसके लिए आपको अनेकों अनेक साधुवाद कि आपने बिहार की इस धरती पे विमर्श जैसे कार्यक्रम को लेकर आए। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमें इसका अवसर प्रदान किया। और आज अगर हम लोग की सोच है कि बिहार जो कि भूमि रह चुकी है गार्गी, उषा और चाणक्य जैसे लोगों की, जहाँ पे माँ भारती जैसे विदुषी हुई जिन्होंने कि शंकराचार्य तक को शास्त्रार्थ में हराया है। आज भी हजारों आईएएस आईपीएस बिहार से निकल रहे हैं जी। लेकिन फिर भी बिहार जो है वो एक पिछड़ा राज्य के तौर पे जाना जाता है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है और बिहार से लोग जो है बाहर जाने को मजबूर हैं। ये आपकी बात सही है। हमारा जो इतिहास है वो बहुत ही ग्लोरियस हिस्ट्री है हमारी। और यहाँ पे जो आपने एक अभी वर्तमान में यूज किया कि हमारी एक सोच बन चुकी है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, पर ऐसा है नहीं। अभी अगर हम सूचकांक पे देखें तो कई मायनों में बिहार आज के डेट में बेहतर कर रहा है। पहले से अब बेहतर स्थिति है। पिछले दशक में बिहार ने काफी अच्छी प्रगति की है अनेक सूचकांक पे। तो समय समय प्रगति है। ये है कि बिहार की जो प्रगति शुरू हुई है वो थोड़ी सी लेट शुरू हुई है। इस वजह से एक पिछड़ापन का जो टैग है वो बिहार को मिलता रहा है। अनेक कारण रहे हैं इसके। जैसा कि हम लोगों ने बीपीएससी की तैयारी के दौरान भी पढ़ा कि बिहार के पिछड़ेपन का तो सबसे बड़ा कारण रहा डिजास्टर यहाँ का। हम लोग नॉर्थ बिहार को जानते हैं कि इस तरह से कि हर एक साल यहाँ बाढ़ आनी है, विप्लव आनी है। और चूंकि कृषि प्रधान एक राज्य है और बाढ़ जब आती थी तो काफी सारे यहाँ के संसाधन बर्बाद हो जाया करते थे। और उसी तरह से साउथ बिहार जहाँ सूखा पड़ना था, लैंडलॉक कंट्री थी। और बिहार का अगर मैं कहूँ कि वर्तमान परिवेश में आधुनिक इतिहास में अगर इसे देखें, इसके पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण जो रहा मित्र वो रहा इसकी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आप जानते हैं कि जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ तो बिहार, अविभाजित बिहार की मैं बात करूंगा, उस समय जो हमारे पास में रिसोर्स थे, मिनरल्स थे, वो यहाँ पे माइन तो होता था पर उसे प्रोसेस्ड करके जो एक प्रोडक्ट होता है सेलेबल, मार्केट सेलेबल प्रोडक्ट, वो यहाँ नहीं बनता था। वो वहां पे बनता था जो बंदरगाह के नजदीक थे, उन राज्यों में बनता था। और उस समय की केंद्र सरकार ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाई कि अगर आपको कोई मटेरियल धनबाद से भेजना है पटना तब भी उतना ही आपको किराया देना है ट्रेन का, और उसे अगर भेजना है गुजरात तब भी उतना ही किराया देना है। हुआ यह कि हमारे यहाँ की रिसोर्स तो गई ही गई, लेकिन चूंकि उस रिसोर्स को प्रोसेस करने में जो लेबर यूज होने वाले थे वो भी हमारे यहाँ रुकी नहीं, क्योंकि वहां पे लेबर की आवश्यकता थी और बहुत सारी जो हमारी श्रम शक्ति थी वो भी माइग्रेट कर गई। तो एक्चुअली क्या माइग्रेशन का जो कारण है बिहार के पिछड़ापन को जो घोषणा है वो हमारे यहाँ के गए हुए माइग्रेटेड लोग जो अधिकतर जगह पे लेबर के रूप में काम कर रहे हैं उसकी वजह से एक पहचान बनती चली गई। और यही एक बहुत बड़ा कारण रहा कि हम बिहार की जो अभी आधुनिक इतिहास है उसमें बिहार को पिछड़े के तौर पे देखते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसीज के वजह से बिहार जो एडवांटेज ले सकता था शुरुआती दिनों में, आज़ादी के बाद के दशकों में जी, वो बिहार को नहीं प्राप्त हो सका जी। लेकिन आने वाले समय में हम इससे निकल कैसे सकते हैं, क्योंकि ये तो एक लूप होल की तरह लगा।
नहीं, ये तो है। हम बजाय हम वहाँ पे आने के कैसे निकल सकते हैं, हमें वर्तमान को समझना भी पड़ेगा। जी। देखिए, किसी भी राज्य का जो भविष्य है वो किस पे डिपेंड करता है, युवाओं पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। और बिहार के युवाओं के साथ में सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि बिहार में जब बच्चा पैदा होता है ना, जब कोई लड़का, हालांकि महिला सशक्तिकरण के तरफ काफी कार्य हुआ पिछले दशकों में, बिल्कुल। और खास करके मैं किसी युवाओं की बात करें, बच्चे की बात करें, लड़के की बात करें, तो उसमें ना एक जबरदस्त जिम्मेदारी का बोझ, एक्सपेक्टेशन का बोझ डाल दिया जाता है। एक ट्रेंड एनालाइज वो सेट किया हुआ है, ट्रेंड सेट है, उसी उसी सेट ट्रेंड में उन्हें कार्य करने की आवश्यकता है। उन्हें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके नौकरी प्राप्त करनी है, और उन्हें वही पढ़ाई करनी है जिससे नौकरी प्राप्त होती है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी प्राप्त हो जाए या फिर उन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो दो तरह के लोगों को प्रोडक्ट कर रहा है, या हमारा समाज का जो परिवेश प्रोडक्ट कर रहा है, दो तरह के लोगों को प्रोडक्ट कर रहा है, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। और जो स्किल्ड वाले हैं वो भी दो तरह के हैं, या तो वो डिग्रीधारी है या तो वो सब्सिडीधारी है ना। तो ये एक जो जो डिग्रीधारी है, जिनको बहुत सारा मार्क्स चाहिए, तो वो मार्क्स लेते हैं, फिर वो प्रिपरेशन के दौर में लग गए, आईआईटी नीट का एग्जाम दे रहे हैं, और तमाम वो उन्होंने काफी सारी सफलताएं अर्जित की। और जैसे एक समय था, हम लोग कहानियां सुनते थे, लोकोक्ति है कि पहाड़ की जवानी और पानी पहाड़ के काम नहीं आती, उसी तरह बिहार की जवानी और बिहार की बुद्धि बिहार के काम नहीं आ पाती। यहाँ पे लोग पढ़ते हैं, यहाँ से उन्होंने यहाँ की मिट्टी की पैदावार, उन्होंने भोजन की खाई, और यहाँ से उन्होंने ज्ञान जो अर्जित की उसे लेके कहीं और चले जाते हैं, और फिर उन्हें बाहरी काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ वो फैक्ट्रीज नहीं है जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सके, और वो माहौल भी नहीं है। और जो अनस्किल्ड लोग हैं उनके साथ में समस्या क्या है कि वो मॉडर्नाइज नहीं है, वो अपने आप को मॉडर्नाइज करना भी नहीं चाहते हैं, भाग्यवादी लोग हैं वहां पे, वो एकदम बिल्कुल उस जो सेट ट्रेंड है उससे वो बाहर निकलना नहीं चाहते। स्किल्ड लोगों के साथ में यह समस्या है कि ऐसा नहीं है कि सारे स्किल्ड आईआईटी नहीं हो रहे हैं, आईटीआई करने वाले लोग भी हैं, पॉलिटेक्निक करने वाले भी लोग हैं, लेकिन उनकी पहली चाहत है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना। आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए, प्लम्बर एक प्राउड जॉब है, इलेक्ट्रीशियन एक प्राउड जॉब है, लेकिन आपको अगर अपने बिहार में पटना में जो मेट्रो सिटी के रूप में आप जानते हैं, यहां भी अगर आप किसी प्लम्बर को बुलाना होगा, आप किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाना होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई आईटीआई पास आउट लड़का आके आपके पास में काम करेगा फ्री वर्ल्ड में, नहीं करेगा। वो ये काम वहां पे कर रहा है, किसी कंपनी के अंदर में कर रहा है, मुंबई में, दिल्ली में, जो और मेट्रो सिटीज है वहां पे वो कर रहा है, लेकिन वो यहाँ नहीं करना चाहता है। एक जो मानसिकता सेट हो गई है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो खास करके हमें यहाँ के युवाओं के मानसिकता पे, हमारे सामाजिक परिवेश पे काम करने की आवश्यकता है, एक नर्चर करने की आवश्यकता है, हम ट्रेंड सेट से बाहर निकलने की आवश्यकता है। ये पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, इस ट्रेंड से बाहर निकलने की आवश्यकता है। बहुत सारे युवा हैं। जी जी, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ बरगद के वृक्ष वाली, जी हाँ। एकदम बिल्कुल, जैसे कि बरगद के पेड़ के नीचे बरगद की जटाएं जैसे होती है ना जी, तो हमारा बिहार का जो समाज है वो अपने नीचे सिर्फ जटा पैदा कर रहा है कि उस जटा को फिर जड़ बन के वृक्ष ही बनना है। यहाँ पे खुला स्पेस नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है कि जहाँ से हम उड़ान भर सकते हैं, कुछ भी पैदा हो सकता है, कोई नया वृक्ष पैदा हो सकता है, वो नहीं है। आप आज देखेंगे बिहार के युवाओं से टीम कुक क्यों नहीं निकल रहे हैं, एलन मस्क क्यों नहीं निकल रहे हैं, उसका कारण ये है कि आप देखेंगे खेल कूद के क्षेत्र में ही आप देख लें, दर्शन के क्षेत्र में देख लें, लेखन के क्षेत्र में देख लें, अब सब कुछ सेट ट्रेंड पे चल रहा है। लोग उस क्षेत्र में जाना ही नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से पैसा नहीं मिलने वाला है। माँ बाप उसमें जाने नहीं देना चाहते हैं। कोई गायन के क्षेत्र में क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, कोई बड़ा घराना क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है। अच्छा हो भी जा रहा है तो कुछ ना चमक धमक वाली चीजों में हो जा रहा है, कोई चलेगा इंडियन आइडल में चलेगा, एक बार जीत लिया, लेकिन उसको दिल से जीने वाले, वो जो परिवेश था, एक यूनिवर्सिटी का परिवेश था, जब हम समय में देखते थे, वो खुदीराम बोस का समय याद कीजिए, वो याद कीजिए जब बिहार में जब आपने चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की बात की, वर्तमान मतलब आप जब स्वतंत्रता का संग्राम होता था उस समय भी एक परिवेश था कि यूनिवर्सिटी में कुछ लोग बैठते थे, बात विवाद होती थी, थिंक करते थे, लोग सोचते थे, और R&D करने वाले भी लोग थे। सोसाइटी के जो चल रही ट्रेंड है
कि जो हमारी वर्जनाएं हैं उससे बचेंगे, लेकिन जो हमारे सिद्धांत हैं उसको जरूर मानेंगे, सिद्धांत को मानेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे। और उसमें R&D करने वाले लोग थे तब, अब नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं, रेवेन्यू नहीं वहां पे। अभी तो हम लोग को ये भी देखने में आ रहा था 2016 से पहले जी कि जब सरस्वती पूजा जैसे प्रोग्राम हुआ करते थे जी तो उसमें भी कई अश्लील गाने और रात को दारू पार्टी होती थी 2016 के पहले। जी जबकि सरस्वती पूजा जैसे पवित्र चीज़ों में जहाँ की शायद एक ज्ञान सभा या कुछ इस तरीके का मंथन निकल के आ सकता था, समाज के मुद्दों पे समाज के लोग चर्चा कर सकते थे, वो परंपरा कहीं ना कहीं खो सी गई है। वो परंपरा कैसे रिवाइव हो गई? वो मित्र, उस परंपरा को, उस दौर को जब हम याद करने की कोशिश करते हैं तो मुझे याद आता है अपने फुफेरे भाई की शादी, जहाँ पे धराती एक तरफ और बाराती एक तरफ और वाद विवाद होता था, और वो और चीजें निकल के आती थी, बड़ा मजा आता था। वो तो समाप्त हो गया। तो वो पता नहीं भोजपुरी गाना लगा दिया और वो वर्षा सॉन्ग, और उस पर लोग डीजे में नाच रहे हैं, और पता ही नहीं विवाह संस्कार पद्धति थी, वो तो समाप्त हो चुकी है। इसको रिवाइव करने के लिए युवाओं में चेतना की जरूरत है, उसको नैतिक मूल्य और सामाजिक मूल्य को स्थापित करने की जरूरत है। और आज भी हमारे बिहार के समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो उभर के प्रयास कर रहे हैं लगातार उस चेतना को जगाने का। हम एक उदाहरण देना चाहेंगे, यहाँ पे पटना में एक प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ करके है, उसके संचालक हैं श्री मनीष कुमार सिंह, और उनके सहयोगी है निशांत रंजन जी। लाखों युवाओं को जिला जिला में घूम के लाखों युवाओं को साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, इन मूल्यों से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। साधना स्वयं के ऊपर में कैसे नियंत्रण रखना है, स्वाध्याय कुछ अच्छे पुस्तकों का कैसे आपको डेली मनन चिंतन अनुसरण करना है, संयम, विचार का संयम, समय का संयम, अर्थ का संयम, इस तरह के सारे संयम को किस तरह अपने जीवन में लेके आना है। और सेवा, सेवा न एक सकारात्मकता की वो पैदा करती है, एनर्जी पैदा करती है, पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती है, चाहे वो माता पिता की हो, पर्यावरण की हो, पशु की हो, किसी का भी। तो उन चीजों पे काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। एक संगठन है मित्र, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, उनके भी संचालक का नाम श्री मनीष सिंह है। मैं उनसे भी मिला हूँ, बड़े प्रभावी। अभी अभी उनको एक नवरत्न अवार्ड मिला है। नवरत्न एक है नोएडा की बहुत अच्छी एक फाउंडेशन है, नवरत्न फाउंडेशन, वहां से उन्हें मिला है। समाज की चेतना में, ये युवाओं के बीच में चेतना को जागृत करने का। आप देखेंगे श्रेयसी सिंह हमारी विधायक है, और देखिए कि उन्होंने एक खेल कूद के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। समस्तीपुर में एकदम बिल्कुल कम उम्र के, नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, क्रिकेटर, क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी। क्या शानदार खेल था उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि रोशनी नहीं है, लेकिन इस रोशनी को पकड़ने के लिए, इस गहराई को पकड़ने के लिए, जिसको आपने विचारकों की, आपने पहली लाइन में इंट्रोडक्शन दी कि ये विचारकों की धरती रही है, बुद्ध की, जैन की, यहाँ चारों धर्म ने जब जो सृजन का मूल केंद्र है, चाहे वो सिख का कहें, आप ईसाई का, सिख का कहें, या बौद्ध धर्म का कहें, जैन धर्म का कहें, और सनातन तो सनातन ही है। तो सबका कहीं ना कहीं मूल यहाँ पे छुपा हुआ है, यहाँ से उद्भव हुआ है विचारों का, नए विचार का, नया विचार सृजन हुआ है। तो वो ये धरती है, लेकिन थोड़ा सा इस बीच में ये स्पंदन जो है वो हमारा कम पड़ा है। धीरे 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 शने शने आप जैसे लोग, जो हमारे मित्र, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है मित्र कि आपके साथ में मुझे मैंने 2019, 20, 21 लगातार हम लोग, हमारी बातचीत चलती रही। और आप भी मतलब एक बड़े कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के लेवल पे, और इतनी अच्छी पैकेज को छोड़ के, और बिहार में विमर्श को पुनः शुरू करने का जो आपने प्रयास किया, इससे निकलेगा, ये चीजें निकलेंगी बिल्कुल। अभी आपने हमें बिहार के कई प्रतिभाशाली युवाओं के बारे में बताया, जिन्होंने कि अलग अलग क्षेत्रों में बिहार का नाम रोशन किया है। लेकिन ये उसी तरीके से है जैसे कि बिहार से हर साल जो है सैकड़ों IAS निकल जाते हैं, पर उनके निकलने से बिहार का नाम तो रोशन होता है, लेकिन बिहार फिर भी पिछड़ा ही रह जाता है। प्रगति बिहार की उससे नहीं हो पाती है एक बड़े स्केल पे। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि बिहार एज ए होल आगे बढ़ गया है?
हर एक फील्ड में। हाँ, मैं व्यवस्थात्मक उस तरीके चीजों की बात कर रहा हूँ जिससे कि बिहार की मास पॉपुलेशन जो है, मास युवा जो है वो आगे निकल के आ सके। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, हम्म। आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज या वैसी जगह के बारे में कि जहाँ पे बिल्कुल ओपन स्काई है और हर एक क्षेत्र में एक्सलेंट लोग हैं और वो बड़ी मात्रा में है, ठीक ठाक मात्रा में है, सिर्फ उदाहरण के लिए गिनने के लिए उंगली पे नहीं है। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं। अगर हम सिलिकॉन वैली की बात करें, अगर हम किसी और क्षेत्र में बात करें कि कोई ऐसा प्रदेश जहाँ पे युवा खेल के लिए, जैसे हरियाणा में अगर खेल के लिए बात करते हैं तो हरियाणा का बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं। अगर हम बेंगलोर की बात करते हैं तो आईटी के एक से एक धुरंधर लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। मुंबई की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे और एक से बढ़ के एक सीईओ है। बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सर आप इस परिप्रेक्ष्य में। हाँ, मैं यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण रखना चाहूँगा जी। हाँ, पंजाब में एक समय में जी 380 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे जी, और उसमें से 300 से ज़्यादा कॉलेज, एक रफ है मतलब वहाँ के लोगों का उस समय का अंडरस्टैंडिंग है जो बिहारी वहाँ पे पढ़ते थे, बिहारी छात्र, कि अगर बिहारी वहाँ से निकल जाते तो उसमें से 300 कॉलेज बंद हो जाने थे। हम बिहार में वो विकास नहीं लेके आ पा रहे हैं। हमारे यहाँ एक वेल्थ ड्रेन भी हो रहा है और ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो बिहार में क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे कि हम इस वेल्थ ड्रेन और ब्रेन ड्रेन को रोक सकें? हाँ, ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग उदाहरण भी दिए, जैसे कि शिक्षा का ही क्षेत्र का आपने उदाहरण दिया और पंजाब का नाम लिया, जिसे हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे नहीं मानते हैं, लेकिन बिहार के बच्चे वहां जाके पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, यहाँ से वेल्थ ले जाके। और जबकि कर रहे हैं पढ़ाई, वो यहाँ पे क्यों नहीं हो पाई? एक्चुअली इसका एक एस्पेक्ट ये है कि जो डेवलपमेंट है, जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज की जहां तक हम बात करते हैं तो इन्वेस्टर की जरूरत होती है। बिल्कुल। और इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। अब इसके क्या कारण है? इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए क्यों नहीं रेडी है? तो कहीं ना कहीं उन्हें जो चाहिए, व्यवस्था चाहिए, वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं दिखती है उस तरह की। अब सरकार के स्तर पे योजनाएं तो बहुत सारी लाई गई, कोशिशें बहुत सारी की गई, लेकिन बिहार थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है जब हम कहते हैं कि लिबरलाइजेशन को थोड़ा ज़्यादा ढंग से इम्प्लीमेंट करने की बात है। अगर भूमि उपलब्ध कराने की बात कही जाए, मैं तो अंचल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ और हमारे यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट आज के डेट में वर्तमान में कई सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। एक रूजवेल्ट का कहना था कि इसलिए अमेरिका ग्रेट नहीं है कि इसलिए सड़कें यहाँ की अच्छी नहीं कि अमेरिका के पास बहुत पैसा है, इसलिए अमेरिका ग्रेट है क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं। बिहार सरकार उस दिशा में काम कर रही है, लेकिन आज भी हमें भूमि उपलब्ध कराने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे भूमि इजीली अवेलेबल नहीं है। आप किसी यूनिवर्सिटी का नाम ले, कोई सी भी इंस्टीट्यूशन का नाम ले, किसी फैक्ट्री का नाम ले, तो उसे बहुत बड़ा रकबा चाहिए। आपने देखा बंगाल में नंदीग्राम में क्या हुआ, टाटा उठ के गुजरात चला गया। बंगाल और बिहार की कमोबेश वही स्थिति है। यहाँ पे जो संसाधन है वो बहुत सीमित है और इस संसाधन पे जो लोगों का हक है वो इतना ज़्यादा है कि लोग इजीली उसको ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक ये सबसे बड़ा हमारा जो पॉपुलेशन है वो हमारा कहीं एडवांटेज होने के साथ साथ डिसएडवांटेज भी हो जा रहा है। अभी उदाहरण दिया रूजवेल्ट का, तो क्या बिहार में भी ऐसा कुछ रोड का भी चल रहा है मौजूदा समय में? बिहार में कई सारी योजनाएं हैं। बिहार में मैं आपको बताऊं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे एयरपोर्ट का, रक्सौल एयरपोर्ट के लिए जमीन की अधिग्रहण चल रही है। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को विकसित करने की बात चल रही है। गया में आपने देखा कि एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और अच्छा वर्क चल रहा है। दरभंगा में एयरपोर्ट काम कर रही है। उसी तरह आप जो पटना एयरपोर्ट का आपने विकास होते हुए देखा है। योजनाओं में अगर रोड की योजनाएं बात की जाए, एक्सप्रेसवे पटना से लेकर पूर्णिया तक का एक एक्सप्रेसवे, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक्सप्रेसवे, इसके अलावा इंडो नेपाल बॉर्डर का एक्सप्रेसवे, तो सड़कों का तो जाल बिछाया जा रहा है। और एक्सप्रेसवे के माध्यम से जिस तरह आप बात करते थे, आगरा एक्सप्रेसवे की बात करते थे, उत्तरांचल एक्सप्रेसवे की बात करते थे, है ना, तो ये उस तरह से पूर्वोत्तर
पूर्व उत्तर को जोड़ने के लिए एक्सप्रेस वे, उस तरह से योजनाओं पे लगातार काम कर रही है और बहुत सारी योजनाएं वर्तमान में चल रही है और सड़कों का तो वास्तव में जाल बिछाया जा रहा है बिहार में। मतलब आने वाले दिनों में हम लोग देख सकते हैं कि भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, यस, उसका एक कनेक्टिंग रूट बन सकता है बिहार। बिल्कुल। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर को लेके हमारी वर्तमान राज्य सरकार भी जितना सहयोग केंद्र सरकार को देना चाहिए, एक्सटेंडेड हैंड सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बिहार सरकार कृत संकल्प है और कर रही है वर्तमान में। लेकिन फिर भी हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं कि जहाँ दक्षिण के राज्यों में अर्बनाइजेशन जो है मोर देन 2/3 हो चुकी है, कई राज्यों में तो 80% से भी ऊपर हो चुकी है, लेकिन हमारे बिहार में अर्बनाइजेशन काफ़ी पीछे है। ये अच्छा सवाल है, लेकिन इसके पीछे जो वर्तमान प्रशासन है उसकी सोच भी मैं बताना चाहूँगा। लेकिन अर्बनाइजेशन के जो डेटा है वो मैं आपको बताता हूँ। वो 15.4% आप जो बुक्स में देखते हैं वो रिकॉर्डेड डेटा है। वास्तव में जब आप मुजफ्फरपुर सिटी पहुंचेंगे, दरभंगा पहुंचेंगे, ऐसा, या फिर आप पूर्णिया पहुंचेंगे, आप मोतिहारी पहुंचेंगे, बेतिया या पटना पहुंचते हैं, ऐसा कोई परिवार नहीं है उस जिला के अंतर्गत। मतलब बहुत कम ऐसे परिवार है जिनका कोई ना कोई प्लॉट वहां पे नहीं है, शहरों में नहीं है। एक्चुअली वो रिकॉर्डेड नहीं है, बट हर आदमी कहीं ना कहीं शहर से कनेक्टेड है आज के डेट में। और अर्बनाइजेशन तो एक प्रक्रिया है मापने के लिए, सूचकांक का। वर्तमान प्रशासन का उद्देश्य है कि गांव को मॉडर्न किया जाए, और गांव को मॉडर्न करने के लिए जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, इस ऑर्थोडॉक्स सोच जो है ना बिहार के प्रति, उससे निकलने की जरूरत है। अब बाहर के राज्य भी जो देख रहे हैं बिहार को, वो 5 साल 10 साल के बाद महसूस करेंगे। ग्रामीण स्तर पर भी आप नल जल योजना की बात कीजिए, या फिर आप वहां सड़कों का जाल की बात, 7 निश्चय के तहत आप देखिए, इस तरह की मतलब महिला सशक्तिकरण का आप देखें, बच्चों के पढ़ाई, वो लगातार हम लोग ग्राम के स्तर को, ग्राम की इकाई को मजबूत करने के लिए वर्तमान प्रशासन लगातार कार्य कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार सिर्फ एक ही उद्देश्य को लेकर चल रहा है। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी लगातार काम है। जैसे जो एक्सप्रेसवे है उसके साथ में एक कॉरिडोर हर एक जगह है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट, आज आपके मैं बता दूं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट भी बिहार का बहुत एक्टिवली छोटे छोटे गांव का, छोटे छोटे जो पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उसकी सूची मांगी जा रही है, और उसको डेवलपमेंट, उसको फंड करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए लगातार राज्य सरकार जो है वो मतलब कृत संकल्प है, लगातार कार्य कर रही है। तो ऐसा नहीं है, सूक्ष्म स्तर पर भी काम कर रहे हैं। मतलब कि आने वाले समय में हम लोग जो अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट का इंडेक्स है, एक ग्रोथ मीटर के रूप में जाना जाता है, वो भी हम बेहतर देखेंगे, और अर्बनाइजेशन के साथ साथ एक सस्टेनेबल विलेज का भी मॉडल बनाया जा रहा है। बिल्कुल, सस्टेनेबल विलेज से मैं आपको मेरे मित्र का एक याद आ रहा है। निर्भय प्रताप सिंह मेरा एक दोस्त है। अच्छा। अंचलाधिकारी है वो, और जमुई में उसने नेचर विलेज करके एक स्थापना की है। अच्छा। और एकदम बिल्कुल आत्मनिर्भर ग्राम के रूप में उसको विकसित कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। और आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो आएगी गांव से ही। बिल्कुल। अभी एक और चीज़ें हम लोग देखते हैं, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, तो रोड्स बनाया जा रहा है, उसके बाद जो है पाइप्स डाले जा रहे हैं, ड्रेन लाइंस बनाई जा रही है, तो इससे तो कहीं ना कहीं पॉलिसी लैक दिख रही है, जिससे कि अननेसेसरी एक्सपेंस गवर्नमेंट मनी इन्वेस्ट हो रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं वो आवश्यकता आधारित की, अभी जरूरत आ गया तो चलो पाइप डाल देते हैं, फिर जरूरत आ गया तो सड़क डाल देते हैं, फिर जरूरत आ गया तो केबल बिछा देते हैं, इस तरह का नहीं। इसी के संदर्भ में मैं कहना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी प्रॉपर प्लानिंग डिपार्टमेंट है, और प्लानिंग कमीशन जैसी चीजें काम कर रही है। हालांकि अब वो कितनी जागृत है सेंटर के लेवल पे, केंद्र के यहाँ पे, राज्य के एकीकृत लेवल पे, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कोशिश की जा रही है कि वो एकदम ब्लॉक लेवल तक भी, ब्लॉक में ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट। और आपने देखा होगा अभी कोरोना काल बीता है, उसमें बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने काम किया है, और इसकी प्रशंसा पूरे भारत में हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। हाँ, डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे हमने 4-5 डिपार्टमेंट, मैं बताऊं आपको, LUO एक डिपार्टमेंट है, लोकल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, PHED एक डिपार्टमेंट है, आपका
पीएचडी है हमारा, फिर उसके बाद आपका आरसीडी डिपार्टमेंट है, हो गया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग के ही बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो ये डिपार्टमेंट भी आपस में कोऑर्डिनेट करके कोऑर्डिनेटेड वे में काम करे, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। ब्लॉक लेवल पर भी कार्यरत है या प्लानिंग फेज में है? नहीं, ब्लॉक लेवल पे भी कार्यरत है। अच्छा। ब्लॉक पे अभी मैं बताऊं, मैं तो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हूं, और ब्लॉक में जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायत समिति, त्रिस्तरीय व्यवस्था है हमारी, उसके अंतर्गत एक पंचायत समिति का ब्लॉक लेवल पे एक मीटिंग होता है। हर एक महीने उस मीटिंग अच्छा। को होना चाहिए, तो वो हर एक महीने या 2 महीने 3 महीने पे भी होता है। एक्चुअली इसे वीडियो से आप देखते हैं, और उनकी अध्यक्ष, उनके वो सचिव होते हैं, और पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं उनकी अध्यक्षता में इस मीटिंग को की जाती है, और सारे डिपार्टमेंट के लोग बुलाए जाते हैं, चाहे वो सीडीपी हो हमारे, वो हमारे ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हों, ब्लॉक के हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो ऑफिसर है वो हों, और चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, रोड डिपार्टमेंट, कहीं का भी हो, हर एक डिपार्टमेंट से लोग वहाँ पे आते हैं, और उनकी जो समस्याएं हैं आम जनप्रतिनिधियों की, वो उसमें प्रतिभागी होते हैं, और वो अपनी बात रखते हैं, और उसके हिसाब से उस पर एक्शन होता है। और जो समस्या आपने बताई, इस पर भी चर्चा होती है, ताकि हम जो रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके। बिहार के पास पैसा कम है, और उस पैसे का बिल्कुल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, आपकी चाहत है, और इस पर काम हो रहा है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत तो कमी है, उसको ठीक करेंगे। बिहार में क्या स्टेट प्लानिंग कमीशन अभी फंक्शनल है? क्योंकि हम लोग ऐसे कई चीज़ें मिस, कई बार पॉलिसी में देखते हैं या मिस करते हैं लोग भी, कि कहीं ना कहीं एक ऐसा मॉडल विकास का कैसे हो, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ आइडिया मिस लग रहा है। ये प्लानिंग कमीशन या किस प्रकार से समाज में कोई सुधार आए, इसके लिए एक व्यापक कमेटी की कहीं ना कहीं लैक दिख रही है। हाँ, इस दृष्टिकोण से मैं एक बात कहूंगा कि आप प्लानिंग कमीशन, या आप, मैं समझ रहा हूँ कि आप सोशल इम्पैक्ट को देखते हुए चीजों को डेवलप करने की बात, जो प्लानिंग कमीशन में एक्चुअली हुआ करती थी पंचवर्षीय योजनाओं के तहत, कि एक दूरदृष्टि या एक बड़ी प्लानिंग हुआ करती थी, तो वो नीति आयोग के आने के बाद से थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन वाला जो रूट है वो थोड़ा सा, क्योंकि पहले 5 वर्ष की होती थी, अब वो सेंटर के लिए स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ कि स्टेट लेवल पे अभी प्लानिंग कमीशन कितना एक्टिव है, इफिशिएंट है, वो पेपर में तो चूंकि हम लोग भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन उस ढंग से बिहार में अभी उतनी कार्यरत नहीं है, या उतना उसका फैलाव नहीं है, उतनी पकड़ नहीं है। लेकिन इसके बारे में मैं विशेष जानकारी नहीं दे सकता हूँ। मुझे लगता है शायद कि प्लानिंग कमीशन अभी शिथिलता की आवश्यकता में, तो इसे कह सकते हैं ऐसा। ये आपका जायज प्रश्न है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसे। हाँ, मतलब इस दिशा में अभी राज्य को कार्य करने की आवश्यकता है। बिल्कुल एग्री करता हूँ। जी, धन्यवाद। अभी राज्य को कुछ करने की आवश्यकता है, तो इसको किस तरीके से किया जा सकता है? एक्चुअली प्लानिंग में जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट सब्जेक्ट के लोग जो अपने विषय में महारत हासिल कर चुके रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं उसके दर्शन के पीछे, उसकी सोच के पीछे, उसके लॉजिक के पीछे वो आ जाते हैं, वैसे लोग प्लानिंग डिपार्टमेंट में बिठाए जाते हैं। अब वर्तमान परिस्थिति ऐसी हो चुकी है बिहार में कि मैं शुरुआत करूंगा फिर युवाओं से, वो मैं वहीं पे जाऊंगा कि युवाओं के बीच में जो ये प्रतिस्पर्धा है कि नौकरी प्राप्त करनी है, चाहे वो प्राइवेट जॉब में भी है, तो वहां भी जाके वो सीईओ बन जा रहे हैं, या फिर वो इंजीनियर से होते हुए और कहीं प्रोजेक्ट मैनेजर से बनते हुए और वो कहीं जीएम और सीईओ बन जाए, वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन वो सुख वो प्राप्त नहीं कर पाते जो अपनी मिट्टी में है। तो वो क्यों है? क्योंकि अब हमारे अंदर ना वो समाप्त होती चली जा रही है, चीजें जो दर्शन के स्तर पे होनी चाहिए, फिलॉसफी के स्तर पे होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है, और उसको नर्चर करने की आवश्यकता है। और ये कहाँ हो सकता है? ये यूनिवर्सिटीज में हो सकती है। तो यूनिवर्सिटी को ज्यादा एक व्यापक दृष्टिकोण, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कीजिए, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात कीजिए, वहाँ के जो स्कॉलर्स हैं, या हमारे यहाँ से बच्चे वहाँ जा रहे हैं, स्कॉलर्स जो वहाँ पे जा रहे हैं, वो अपने तरीके से चीजों को डेवलप कर रहे हैं, और प्रोफेसर उसमें सहयोग कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ कैरिकुलम एक्टिविटी बनी हुई है, और लोग को उसी पैटर्न में पढ़ना है। तो जो रिसर्चर्स के लिए जो स्पेस था वो खत्म। यहाँ पे रिसर्चर्स हैं तो वो बस अपना एक उन्होंने नेट
और जेआरएफ क्लियर किया और वो पैसा ले रहे हैं और फिर उस पर अपना जो है प्रोफेसर कहीं लग गए और वो फिर जीविका पे आधारित हो, वो स्पेस नहीं मिल पा रहा है। तो उस स्पेस को नर्चर करने के लिए यूनिवर्सिटी में एक माहौल तैयार करना और यूनिवर्सिटी को और सशक्त करने की आवश्यकता है आर्थिक दृष्टिकोण से, ताकि ऐसे लोग खुल के सोच पाए जो इसके दर्शन के पीछे जा सके, तभी नवाचार पैदा होगा वहां से नवाचार तभी पैदा होगा। और वो जो नवाचार लेके आएंगे ऐसे लोगों को फिर बिठाने की जरूरत है प्लानिंग कमीशन में, युवा शक्ति को। ऐसे नहीं कि जो तमाम कमीशंस बैठ गए हैं वो कहीं रिटायरमेंट रिटायरमेंट के लिए फैसिलिटेट करने के लिए एक पोस्ट बन के रह जाए, नहीं, ऐसे जगह पे भी ना युवाओं को बिठाने की जरूरत है। और वो युवा जो दर्शन से ज्ञान से भरपूर हों और जिन्हें यूनिवर्सिटी में वैसा स्पेस मिला हुआ हो, तो वो जब चीजें आएंगी तो वास्तव में फिर आप देखेंगे कि एक बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग और बिहार में ये तभी हो पाएगा जब विमर्श जैसी चीजें शुरू होगी जो आपने शुरू की है। विमर्श, ये विमर्श जब वैसे लोग जो ज्ञान से भरपूर, दर्शन से भरपूर और जो विमर्श करने के लिए बैठेंगे, बात करने के लिए बैठेंगे और बातों से जब चीजें निकल के आएगी और उसे जब इम्प्लीमेंटेशन में लेके आएंगे, बातों को जब इम्प्लीमेंटेशन में लेके आएंगे, एक्टिव एक्शन में लेके आएंगे, तब लॉन्ग प्लानिंग होगी। तब बिहार जहां आपने शुरुआत की थी चाणक्य से, वो वापस उसी जगह पे पहुंच सकती है बिहार जब विमर्श जैसी चीजें चालू रहेगी। तो मैं मैंने शुरुआत में भी इसीलिए आपको साधुवाद दिया, धन्यवाद कहा कि आपने एक बहुत बड़ी चीज शुरू की, ये विचारों के मंथन को विमर्श के रूप में। और मुझे एकदम बिल्कुल मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप बिहार को एक बड़ी दिशा दिखाएंगे इस बार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसमें बुलाने के लिए। आज के अंक में, आज के विमर्श से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि बिहार जो है एक बार फिर से अपने ट्रैक पर आ चुका है, लेकिन इसमें कई स्तर पे अभी काम होना है और कई काम है जिनके रिजल्ट आने बाकी है। अभी कई स्तर पे हमें अपने सोच को भी बदलने की ज़रूरत है और कई स्तर पर, व्यापक स्तर पे पॉलिसी में भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। और सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि चलते रहेगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बिहार आने वाले समय में अपने स्टीरियोटाइप, जो कि हम लोग एक मान चुके हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, उससे निकलकर बिहार फिर से राष्ट्र का नेतृत्व करने के योग्य बनेगा।